नमस्कार। मौलिक फिल्म्स के कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी बातचीत करवा रहा हूँ डॉक्टर उत्तम पीयूष से। मशहूर कवि हैं, लोकप्रिय कवि हैं, स्पीकर हैं और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में वे स्तंभ लिखते हैं। आइए और जानेंगे उनके बारे में, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। ये विचार आपके मन में कब आया? आपने जैसे मेरे जहन को ही कुरेद दिया है। दरअसल मैं अंधेरों में एक बहुत लंबी यात्रा कर चुका हूँ जी। और मैंने बचपन के जो सेट्स हैं, मेरे जो अनुभूतियां हैं वो अंधेरों की है। मैंने उन अंधेरों को पहचानना शुरू किया, धीरे धीरे दोस्ती हो गई और फिर अचानक से मेरे पास शब्द आने लगे। मैंने शब्दों को देखा कि वो मेरे साथी बन गए, कहीं कहीं साथी। कॉलेज पत्रिका की स्मारिका में मेरी 3 कविताएं उन्होंने छाप दी और आज वो कविताएं भले ही रेलिवेंट ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि माँ पर लिखी हुई पहली कविता, देश पर लिखी हुई वो पहली कविताएं आज भी मेरे लिए बीजाक्षर। अचानक से मैंने अपने भीतर एक परिवर्तन देखा और शब्दों को हस्तक्षेप करते हुए देखा, इंटरफेयर करते हुए देखा। वो मेरे अंदर वो इंटरफेयर कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे और मुझे थोड़ा हिला डुला रहे थे। और थोड़ी बेचैनियां बढ़ी, थोड़ी सी जो तकलीफें बढ़ी, तो अभिव्यक्ति के स्रोत बढ़े, शब्दों ने आकार लेना शुरू किया। और तब अचानक से मेरी कविताओं में वो चीजें निकल कर आने लगी जो मन करता था रोने को, तो मैं शब्दों में रो रहा था। गुस्सा था तो गुस्से को मैंने शब्दों में ढलते हुए देखा, निराशा और उम्मीदों को भी देखा। तो ये चीजें जब अखबारों में आने लगा, भारत टाइम्स में और हिंदुस्तान में नियमित रूप से लिखा। अच्छा। और तब मेरी कविताओं को लोगों ने पढ़ना शुरू किया। उस समय मोबाइल तो था नहीं, बल्कि लैंडलाइन भी बहुत कम लोगों के पास था, तो चिट्ठियां थी और चिट्ठियों के माध्यम से सूचनाएं मिलती थी और मैं भी सूचनाएं देता था। तो लोगों ने बहुत उत्साह दिया और तब मुझे लगा कि इन कविताओं में आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, गुस्सा भी है और निराशा भी है। ये सारी चीजें लोग पसंद कर रहे हैं। लिख रहे कहाँ तक यात्रा करनी पड़ी? एक ऐसी भी परिस्थितियां आई जब जीवन में मैंने प्रेम को, सौंदर्य को, एस्थेटिक ब्यूटी को महसूस किया और तब मुझे लगा कि नहीं, जीवन के और भी एस्पेक्ट हैं और भी उसका जो एक पहलू है जो खुलता है जी। तो मैंने फिर उस ओर स्वतः यात्रा की और कई खूबसूरत कविताएं निकल कर आई जो बाद में लोगों ने पढ़ा और उसको बहुत लोगों ने आनंद से महसूस किया। उसमें से एक कविता मैं अक्सर पढ़ता हूँ, ये इश्क कभी रिटायर नहीं होता। बच्चों के कवि तो होते थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, रामधारी सिंह दिनकर, सोमनाथ ठाकुर, सारे बड़े बड़े। आज ये दृश्य से धीरे धीरे ये बात निकलती जा रही है, प्रायोजकों के जिम्मे आ गया है और इवेंट बनता जा रहा है जी। ये खतरा है हुआ है कि लोग समझते हैं कि कवि जो है वो एक तरह का इवेंट शो है जिसको कि मंच पर बुला लिया और वो इंटरटेन कर रहा है। तो हम जैसे लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि साहित्यकार या कवि या सर्जक जो है वो इंटरटेनमेंट है। मैं प्रेमचंद से सहमत हूँ कि साहित्य को इतना सस्ता मत बनाइए, उसे सिर्फ मनोरंजन का साधन समझने की भूल मत कीजिए। हमारा एक उद्देश्य है। पहलगाम में जो कुछ हुआ, देश पर जो कार्रवाई हुई है, उससे देश मर्माहत है। तो देश के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, एक समय में चीन ने जब हमला किया था, जब पाकिस्तान ने 1971 में किया था या 65 में किया था, या करगिल युद्ध आया था, तो हमने साहित्यकारों ने, जो गायक हैं, उन सब ने प्रोटेस्ट में अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया था आपने। तो आज हमारा ये दायित्व है कि हम अपने चीजों को इस रूप में रखें, न कि उसे सस्ते मनोरंजन के रूप में। और अब तो फुहड़ता की तरफ जा रही है चीजें।
इस पड़ाव पे आए अब कविताओं की बात करूं तो कितने अब अभी तक कितनी किताबें आई हैं, कितने संग्रह आए? संग्रह तो एक ही आया है। हाँ। कविता संग्रह जो है हाँ। वो एक ही प्रकाशित हो सकी है। अच्छा। वो किस? 2003 में। अच्छा, किस नाम से? चीख सकते तो पहले पेड़ चीखते, जी। यही एक कविता संग्रह। इसके बाद बहुत सारी कविताएं आ गई हैं और सोचता हूं कि आने वाले वर्षों में एक दो संग्रह आ जाए तो जो पाठकों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं उससे उत्साह बढ़ता है। जी। और वो चीख सकते तो पहले पेड़ चीखते मेरी प्रारंभिक कविताएं हैं जी। लेकिन वो उसी बुनियाद से जुड़ी हुई है जो मैंने अंधेरे का सफर कहा था। असल में वो चीख दरअसल वहीं से निकली है। और जब ये इस शीर्षक से कविताएं छपी पूरे पेज पर जनसत्ता में मुंबई एडिशन में, उस समय शायद धीरेन्द्र अस्थाना थे वहाँ। और जावेद इकबाल के। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी पूरी पेज छाप रहा हूँ और मैंने शीर्षक को तुम्हारे शीर्षक को यहाँ से यहाँ डाल दिया है जो हेड शीर्षक बना है। बाद में वही शीर्षक और वही कविता केंद्रीय कविता बनी और वो कविता संग्रह 2003 में आई। उसके बाद में अभी तक तो किताब नहीं आई है। मैं चाहूंगा कुछ उस संग्रह से भी ऐसे भी ताजा इधर की कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि जब सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर मैंने उन कविताओं को डाला था तो पाठकों ने बहुत पसंद किया था। जी। तो मैं उसकी 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत करो। कविता का शीर्षक है पहाड़। जी। जो कह न सका कभी अपनी कथा वह पहाड़। वाह। जो कह न सका कभी अपनी कथा वह पहाड़, शताब्दियों में कभी एक बार दुख और पीड़ा की ज्वालामुखी फटी। शताब्दियों में कभी एक बार दुख और पीड़ा की ज्वालामुखी फटी तो नाहक बदनाम हो गया। तो नाहक बदनाम हो गया। यूं अकाल मृत्यु से पहले असंख्य जीवनांश संभावित करता रहा है। यूं अकाल मृत्यु से पहले असंख्य जीवनांश संभावित करता रहा है वह पहाड़। यूं अकाल मृत्यु से पहले असंख्य जीवनांश संभावित करता रहा है वह पहाड़। जलधाराओं, प्रपातों, नदियों को धरती में रोकता हुआ, जलधाराओं, प्रपातों, नदियों को धरती में रोकता हुआ, जिसे बादलों ने ढककर चूमा है, प्यार किया है करीब से कई बार। जिसे बादलों ने ढककर चूमा है, प्यार किया है करीब से कई बार। नदियां मचलती इठलाती हुई बहती रही हैं। नदियां मचलती इठलाती हुई बहती रही हैं। उसके बदन से लिपटती हुई कई बार वह पहाड़। उसके बदन से लिपटती हुई कई बार वह पहाड़। उसी की मुंडी काट दी गई। मित्रों, उसी की मुंडी काट लेते हैं बड़े क्रेन वाले व्यापारी। उसी की मुंडी काट लेते हैं क्रेन वाले व्यापारी। शहर की बहुमंजिली इमारतों के ऊपर टांग देते हैं अपने ब्रांड का नाम जगमग उसी पहाड़ को तोड़कर। उसी की मुंडी काट लेते हैं बड़े क्रेन वाले व्यापारी। शहर की बहुमंजिली इमारतों के ऊपर टांग देते हैं अपने ब्रांड का नाम जगमग उसी पहाड़ को तोड़कर। जबकि काला पहाड़ वह पुरुष बतलाया गया है। जबकि काला पहाड़ वह पुरुष बतलाया गया है। लोक कथाओं में जो जंगलों, नदियों, झरनों का ग्राम नायक। जबकि काला पहाड़ उन पुरुषों वह पुरुष बतलाया गया है जो लोक कथाओं में जो जंगलों, नदियों,
झरनों का ग्राम नायक है और जिसकी अनकही कथाओं को चुपचाप बहती नदियां ही जानती हैं, और जिसकी अनकही कथाओं को चुपचाप बहती नदियां ही जानती हैं, खामोश स्त्रियों की तरह जो जानते हैं आकाश के वे मेघबन, या जानते हैं आकाश के मेघबन वो पहाड़, मित्रों वो पहाड़। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक दूसरी कविता पढ़ता हूं जी, स्वागत है। भूमिका। जरूरी नहीं कि हर लड़की कविता ही रचे, जरूरी नहीं कि हर लड़की कविता ही रचे, घर रचती है। वाह वाह। जरूरी नहीं कि हर लड़की कविता ही रचे, घर रचती है। सुबह सुबह सूरज को गुनगुने पानी से नहलाती है, सुबह सुबह सूरज को गुनगुने पानी से नहलाती है। जागने का वादा कर बेसुध सो जाने वाले चांद को देर रात हौले से कंबल से ढक देती है, देर रात हौले से कंबल से ढक देती है। पूरा समय रचती है सपनों के हिसाब की वह किताब, जो कहीं भी कभी भी नहीं छपती, जो न पढ़ी जाती है किसी काल में। पूरा समय रचती है सपनों के हिसाब की वह किताब, जो कहीं भी कभी भी नहीं छपती, न पढ़ी जाती है किसी भी काल में। अप्रकाशित शब्द विहीन रचनाओं की अंतर्धारा, शब्द विहीन अप्रकाशित रचनाओं की अंतर्धारा हमेशा बहती रहती है घर के अंतिम सुनसान में, हमेशा बहती रहती है घर के अंतिम सुनसान में। ये जो घर है ना, ये जो घर है ना, यहाँ जहाँ अन्न है, धन है, सुर है, ताल है, सिर पर रखी किताबें हैं और मेज पर गुलदान है। ये जो घर है ना, जहाँ अन्न है, धन है, सुर है, ताल है, सिर पर रखी किताबें और मेज पर गुलदान है। टंगा हुआ वायलिन फ्रेम में मुस्कुराती सकल फैमिली है। गमलों में संभावित हरियालीपन है। खुली हुई खिड़कियों से आती लाख बरस वाली अपनी ही धूप है। ये जो अपना घर है ना, जितना हम शब्दों को पहचान नहीं पाते मित्रों, जितना हम शब्दों को पहचान नहीं पाते, उससे बहुत अधिक निशब्द वह पढ़ लेती है समय की आहट को। सीढ़ियों को चढ़ते उतरते हुए बहुत सारी स्त्रियां कविताएं नहीं रचती हैं, घर रचती हैं। बहुत सारी स्त्रियां कविताएं नहीं रचती, घर रचती हैं। वाह, पूरा दृश्य आंखों के सामने आ जा रहे थे चलचित्र की तरह। वाह। और एक आज की आखिरी कविता पढ़ता हूँ जो मैंने उल्लेख किया था। आखिरी की बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन समय की सीमा है। हाँ, इसलिए थोड़ा आनंद ले ले। ये एक अलग मौजू की, एक अलग अंदाज की कविता है जी। और ये जब मैंने लिखा था तो सारे सीनियर्स से लेके क्या टीनेजर्स सब ने बहुत पसंद किया था। तो वो मैं आप सबों को आज सुना रहा हूँ कि ये इश्क कभी रिटायर नहीं होता। वाह। ब्लैक बोर्ड से लेकर सिनेमा के पोस्टर तक, ब्लैक बोर्ड से लेकर सिनेमा के पोस्टर तक, सब जगह पहला लफ्ज जो ढूंढता है दिल वह प्यार है। ब्लैक बोर्ड से लेकर सिनेमा के पोस्टर तक, सब जगह पहला लफ्ज जो ढूंढता है दिल वह प्यार है। बड़ा तैयार कर रखा हुआ इतर वाला रुमाल अब ढूंढ रहा हूं। बड़ा तैयार कर रखा हुआ इतर वाला रुमाल अब ढूंढ रहा हूं। वक्त के खुरदुरे गाल पर एक मासूम बच्ची की हथेली, वक्त के खुरदुरे गाल पर एक मासूम बच्ची की हथेली। सबसे जटिल होमवर्क वाली कॉपी के पीछे पन्ने पर 10 बार लिखा है आई लव। सबसे जटिल होमवर्क वाली कॉपी के पिछले पन्ने पर
10 बार लिखा है आई लव यू। अब भी पलट कर देखता हूं कि वह पलटी थी तो ऐसे ही इन्हीं निर्मोही लोगों के बीच अचानक से बेशर्म होकर। अब भी पलट कर देखता हूं कि वह पलटी थी ऐसे ही इन्हीं निर्मोही लोगों के बीच अचानक से बेशर्म होकर। इतना प्रैक्टिकल होकर भी एक बात समझ नहीं पाया कि वो बात क्या है। इतना प्रैक्टिकल होकर भी एक बात समझ नहीं पाया कि वो बात क्या है। मारो मारो थूर दो, मारो मारो थूर दो, जमीन में गाड़ दो या डुबा दो पोखरे में। मारो मारो थूर दो, जमीन में गाड़ दो या डुबा दो पोखरे में। सब में से निकल कर हंसेगा रोते रोते और चूम लेगा आग जग को। सब में से निकल कर हंसेगा रोते रोते और चूम लेगा अग जग को। सही में यह एक प्यार ही है जो न मरता है न डूबता है। सही में एक प्यार ही है जो न मरता है न डूबता है। आईने में देखो मित्रों, आईने में देखो, ये इश्क कभी रिटायर नहीं होता, ये इश्क कभी रिटायर नहीं होता। लगा लो बाजी। बहुत खूब। ये इश्क कभी रिटायर नहीं होता, लगा लो बाजी। वाह वाह, धन्यवाद। इच्छा तो नहीं हो रही थी कि ये सिलसिला रुके। एक आखिरी जी, इस सत्र का आखिरी सवाल जी, कि आप इतना जब काम करते हैं तो आपको सम्मान भी मिलता है, तो अब तक किन किन सम्मान जिनको आप याद करना चाहेंगे आपको मिले हैं? सम्मान तो मुझे मिले हैं और इसे आप प्यार कह सकते हैं, क्योंकि हाँ। एक अलग तरह की अनुभूति होती है। और कुछ लोगों ने तो इतने स्नेह से दिया है कि मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। कोई औपचारिकता नहीं और बहुत आत्मीयता से जो मिला है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उनमें से कुछ मुझे विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा कि जब मुझे मैं बाकुलिया झरने को बचाने के सिलसिले में एक जुनून की तहत, पैशन के तहत या पागलपन की तहत मैं काम कर रहा था, उन दिनों मुझे जनमत मीडिया सम्मान मिला था प्रभास जोशी स्मृति में। जी। वो सम्मान मुझे बहुत निकट लगता है, क्योंकि मैं एक साथ लिख रहा था और मोर्चे पर काम भी कर रहा था, तो एक साथ दोनों काम कर रहा था। और शायद बाबा नागार्जुन को श्रद्धांजलि वही दे सका कि मैं लिखते लिखते शब्दों से निकल आया था और कर्म भूमि पर था। तो वो मुझे एक अलग सा आनंद मिला था। और जन सरोकारों की पत्रकारिता के लिए वो जो मुझे मिला था उसका सुख इसलिए है कि मैं उसे लेने तो नहीं जा सका, वो दुमका में वो आयोजन हुआ था, लेकिन मेरे बदले में जब प्रभात खबर के देवघर संपादक संजय मिश्र जी ने उसे ग्रहण किया था और बाद में प्रभात खबर के कार्यालय में मुझे आयोजन के बाद मुझे दिया था, तो वो मुझे दोहरा सुख मिला था। तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई थी कि ये प्रेम है कि उन्होंने कितनी अधिकार से उसे ग्रहण किया था और मुझे उन्होंने बुलाकर जिस तरह से, तो मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सम्मान का। और इसी तरह से सतीश स्मृति सम्मान भी दुमका में ही मिला। जब कविता संग्रह चीख सकते तो पहले पेड़ सीखते के लिए सतीश चंद्र झा एक बड़े साहित्यकार थे, उनकी स्मृति में हर साल आयोजन होता है, तो उनके सम्मान में मुझे मिला था। वो वहाँ जो एक पारिवारिक माहौल था, उनके बच्चों का, उनके पत्नी ने जो स्नेह दिया था, और देवघर के कुछ सज्जन गए थे, विद्वान गए थे, तारा बाबू जैसे लोग या शंकर मोहन झा जी जैसे लोग। मुझे याद है कि एक बहुत ही आत्मीय माहौल था। और सतीश बाबू की पत्नी ने तो जो जिन्हें माता जी कहने का सुख मिला था, और उनके बच्चों ने, लड़कियों ने, बेटों ने इतना स्नेह दिया था कि मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। और उसके बाद फिर एक जिसे आप बड़ा सम्मान कहते हैं, वो मुझे गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में मिला, तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान जो साहित्य के लिए मिला। और फिर उसके बाद पर्यावरण पर रांची प्रेस क्लब में पिछले सितंबर में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान मिला। इस तरह से कई सम्मान मिले
और महसूस कर सका कि जिन लोगों ने सम्मान दिया है उन्होंने हृदय से दिया है और वो बहुत टच करता है। ऐसे और लोगों ने भी बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत मिला है और मैं भरा हुआ हूँ। मैं जिंदगी के इस मोड़ पर शिकायतें नहीं है मेरी। वो जो कहते हैं ना कि अर्जन और विसर्जन, तो मैंने बहुत अर्जित किया है, अब विसर्जन के मूड में हूँ। मुझसे ज्ञान ले लो, मुझसे प्रेम ले लो, मुझे पास जो है मोहब्बतें हैं वो मैं देना चाहता हूँ, इसी रूप में लौटा देना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सक्रिय है हर तरह। तो अब किन किन संस्थाओं से संबंधित है जिसमें आप काम कर रहे हैं सक्रिय होकर? मैं बहुत ज्यादा किन्हीं संस्थाओं से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और शायद इसलिए कि मैं बहुत समय नहीं दे पाता। अभी मैं तो लिखने पढ़ने में रहता हूँ और मैंने कहा कि मैं गृहस्थ आदमी हूँ और मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि मैं गृहस्थ आदमी हूँ। और जो समय मिलता है मैं साहित्य को देता हूँ, थोड़ा जन सरोकारों से जुड़ी हुई चीजों से या पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों से को देता हूँ। लेकिन मैं मुख्य रूप से जनवादी लेखक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। तो जनवादी लेखक संघ के साथ मेरी प्रतिबद्धता बहुत पुरानी है, बल्कि देवघर जिला में जो जनवादी लेखक संघ का जो पहला सम्मेलन हुआ था, जो पहला गठन हुआ था, मुझे याद आता है कि चंद्रभूषण तिवारी जी उस समय राज्य के सचिव होते थे, बिहार था, एकीकृत बिहार था। उनके पत्र आज भी कहीं होंगे, उन्हें हम लोग चबूती बोला करते थे। चंद्रभूषण तिवारी बड़े विद्वान थे, वाम जैसी पत्रिका निकालते थे, बड़े गंभीर व्यक्ति थे। उनका स्नेह मिला, साहचर्य मिला और कुछ सीखने को मिला। बाद में डॉक्टर नीरज सिंह आए, जो जैन कॉलेज आरा में प्रोफेसर थे, बाद में एसपी कॉलेज दुमका आए। उन्होंने भी बहुत छोटे भाई की तरह माना और उन्होंने भी स्नेह दिया। तो जनवादी लेखक संघ का जो वो दौर था, वो मेरे सीखने का भी समय था, समझने का भी समय था और उस समय से मैं आज तक जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी रूप में। आज मुझे थोड़ा उम्र हो गई है तो सीनियर के रूप में, सलाहकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक जन प्रतिबद्ध लोगों के बीच में हूँ, जो लोग मानवीय चीजों के प्रति बहुत आस्था रखते हैं और जो लोग जाति, धर्म, लिंग, भाषा के बैरियर से ऊपर उठे हुए हैं। ये नहीं कि संकीर्णता में जीते हैं। तो साहित्यकारों को ऐसा, लेखकों को ऐसा होना चाहिए जो कि छोटी छोटी बैरियर्स को हटाएं, बैरियर्स को हटाकर बड़ा दृश्य बनाएं। जो लॉन्गफेलो कहते हैं कि वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, तो सब्लिमेशन, उदात्तीकरण होना चाहिए। हमारा हृदय थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैं मुख्य रूप से जनवादी लेखक संघ से जुड़ा हूँ। ऐसे स्थानीय स्तर पर भी कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और यदा कदा मैं उनका सहयोग करता हूँ। तो आज इस बातचीत को विराम देते हैं। अन्य कार्यों पे, अन्य जहाँ सक्रिय हैं उन पे फिर कभी बहुत जल्द मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस तरह से, इतना आजकल तो लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन आप इतना समय धैर्य के साथ मेरे जैसे साधारण साहित्यकार को समय दे रहे हैं। मैं इसे आपका बड़प्पन मानता हूँ और साथ में मैं बबलू भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं बातचीत कर रहा था डॉक्टर उत्तम पीयूष जी, तो आपसे विदा लेना चाहेंगे? फिर जल्द आपको किसी नए व्यक्तित्व से आपको मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।